हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ऑयल क्रॉप कोकोनट। ऑयल क्रॉप कोकोनट में हम कोकोनट के बारे में डिस्कस कर चुके थे, इसका बॉटनिकल नेम और इसकी मॉर्फोलॉजी में हमने बात कर ली थी किस तरह से इसका फ्रूट है और इसका एंडोकार्प मीजोकार्प किस तरह से इससे क्वायर मिलता था और किस तरह से इससे किस तरह से खोपरा गरी इसमें से निकल रही थी। तो ये तो बात हो गई थी। अब ये था कि किस तरह से हम इसका कोकोनट क्रॉप को कल्टीवेशन कैसे किया जाए। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप कोकोनट की, ठीक है, कि कैसे कल्टीवेशन करा जाए कोकोनट क्रॉप का। तो बात करते हैं क्लाइमेट की। कोकोनट क्रॉप के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए। तो कोकोनट क्रॉप के लिए जो क्लाइमेट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए इस क्रॉप के लिए वो चाहिए 27 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो रेनफॉल चाहिए 130 to 25 सेंटीमीटर। एंड जो इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो सॉइल होना चाहिए दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी उपयुक्त इसके लिए रहती है। और वातावरण में तो ये पता ही है कि मॉइस्ट चाहिए, नमी वाला स्थान होना चाहिए। तो नमी वाला स्थान जो है, जो इसका मेन जो एरिया है समुद्र के किनारे वाला एरिया है, वहाँ पर ही इसका होती खेती, वहीं पर ज़्यादातर उसी एरिया में इसकी खेती की जाती है। अब ये है कि कैसे खेती के लिए क्या क्या उपयुक्त है, कैसे करनी है चाहिए। तो नारियल की जो खेती के लिए दो वैरायटी जो मेन किसान लगाते हैं, एक तो टॉल वैरायटी लंबी और एक ड्राफ वैरायटी बॉनी। अगर ये देखें कि कॉमर्शियली कौन सी ज़्यादा वैरायटी ज़्यादा अच्छी रहती है, तो किसानों के लिए जो खेतों में लगाते हैं उसके लिए वो कहते हैं कि जो लंबी वैरायटी की किस्म है वो ज़्यादा लाभदायक होती है। वैसे तो जो नारियल हैं वो हैं, ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, पेरिनियल है। और अगर इसके जो नारियल को अगर एक बार ये लगा दिया जाता है तो किसान कहते हैं 80 ईयर तक ये लगातार फल देता रहता है किसानों को। 80 साल तक एक नारियल का जो पौधे हैं उनमें फल लगते रहते हैं लगातार। अब ये है कि किस तरह से इसकी खेती के लिए बड़ी स्टेप होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी, कुछ क्या क्या मेन स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी, कैसे तैयार करें, फिर नर्सरी तैयार होने के बाद में कैसे पौध तैयार करी जाए, फिर उस पौध को कैसे ट्रांसफ़र करी जाए और क्या क्या उनके खाद डाली जाए। तो ये तो बात है शुरुआत की। और क्योंकि इसके जो प्लांट तैयार करने के लिए जो फ्रूटिंग, तो उसमें अगर इम्प्रूव वैरायटी है तो 4 to 5 ईयर में ही उसमें फ्रूटिंग होने लगती है। और अगर वैसी वैरायटी है, साधारण देसी वैरायटी है, तो ये 10 से 12 वर्षों बाद ही इसमें फल लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। यहाँ पर है कि अब इसकी तैयारी जो करें नर्सरी की, कैसी नर्सरी की तैयारी करने के लिए इसमें जो है जो भूमि को समतल करके 1 into 1 into 1 मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर डेप्थ मतलब गहरा गड्ढे बना लिए जाते हैं। और इन गड्ढों के बीच के जो मीटर एक पौधों के दो पौधों के बीच में है वो 8 to 9 मीटर की जगह रखनी पड़ती है। और ये सब जो है जो समय इसमें वर्षों में जो काफ़ी पानी, इनमें काफ़ी वर्षों में पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है। और समय समय पर इनके जो हैं काफ़ी खाद वगैरह भी इसमें देती हैं। मतलब इसमें जो गड्ढे जो तैयार किए हैं उनमें काफ़ी पहले ही अंदर जो है खाद है, मूंगफली की खाद डाल देते हैं, हड्डी का चूरा है, नारियल का रेशा है। कुछ लोग तो इसमें प्राण डस्ट वगैरह आदि भी खादों इसमें डाल देते हैं। फिर जब ये हो जाते हैं फिर इसमें ट्रांसफ़र कराया जाता है प्लांट को ट्रांसफ़र करने के लिए 4 लीफ पत्तियां हैं, 4 पत्तियां जब उग जाती हैं तब इनको पौधों को नर्सरी में तैयार करने के बाद में जो कम से कम 9 महीने में इनका जर्मिनेट होके 4 पत्तियां स्टेज होती हैं, तब इनको प्लांट को ट्रांसफ़र कर देते हैं खेतों में। इनको जो गड्ढे तैयार कर रखा है 1:1:1 के में
एक मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गड्ढा जो ऑलरेडी, और इनको उन खड्डों में ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो खाद हैं वो भी डाल देते हैं, ऑर्गेनिक खाद भी डाल देते हैं, और जो NPK नाइट्रोजन खाद है वो भी इसमें मिला के तैयार कर लेते हैं। अब जो स्वस्थ जो हेल्दी पौधे हैं वो 5 to 7 ईयर में फल देने लगते हैं, और जो वैसी वैरायटी है वो 10 to 12 ईयर में फल दे सकती हैं। फलों को जो है 1 साल में कम से कम 6 से 8 साल तक फल तोड़ सकते हैं इसमें। और अगर अच्छा फल प्राप्त करना है तो हरे फल हैं उनको तोड़ लिया जाता है, और इसमें तोड़ने के बाद इन फलों को जो है छाँव में ढेर लगा कर रख दिया जाता है। तो ये डिपेंड है कि कैसा फल चाहिए आपको। क्वायर के लिए फल चाहिए और फ्रूट्स चाहिए, तो अगर हमको क्वायर भी चाहिए फ्रूट के संग में, तो किसानों को अच्छे टाइम पे वैसा फल तोड़ने चाहिए जिसमें कि हरा फल को ही तोड़ लेना चाहिए। इसके अगर बात करें कि जो एक उसमें फलों में एक इन्फ्लोरेसेंस में जो है प्लांट में 10 to 12 इन्फ्लोरेसेंस लगते हैं, पुष्कर्म लगते हैं, और प्रत्येक इन्फ्लोरेसेंस में 30 to 40 फल तक बन जाते हैं एक उसमें। तो और अगर 1 एकड़ की ज़मीन है किसानों के पास में, उसमें किसान ने अपना खेत में लगा रखा है, तो प्रति उसमें सीजन में उनको 3,000 से 7,000 तक फल प्राप्त हो जाते हैं। अब इनको जब किसान तोड़ लेता है, इन फलों को तोड़ने के लिए भी कहते हैं कि इनको तोड़ने के लिए ऐसे नहीं कि ऐसे ही तोड़ लिया जाए, इनको कुशल जो मज़दूरों द्वारा इसका तोड़ा जाता है, कि तोड़ने के लिए ऐसे चढ़ने के लिए जो कुशल मज़दूर होते हैं उनके द्वारा ही इनको प्लकिंग की जाती है, इनको हार्वेस्ट किया जाता है या इनको तोड़ा जाता है पेड़ों के ऊपर से। अब ये है कि फल जब तोड़ लिए, फिर फलों को तोड़ने के बाद में इनको ढेरी बना के सुखाया जाता है। सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। सूखने को तोड़ने के बाद में फिर ये है कि नारियल की जो ताज़ा उपज खोपरा ताज़े तो निकल ही नहीं सकता, फिर जब सूखने के बाद में इसके जो तेल निकालने का उपयोग जो नारियल आता है वो जटायुक्त नारियल से ही निकाला जाता है। सर्वप्रथम इन फलों को जटा के मशीनों से अलग, जटाओं जो ऊपर का है इनको अलग मशीनों से इनकी पहले जटाओं को अलग कर देते हैं, और अलग करने के बाद में इनकी जो तोड़कर इनको नारियलों को तोड़कर 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। और जब इसके बांटने के बाद भी जो है इसकी गिरी जो है वो इसमें लगी हुई होती है, चिपकी हुई रहती है इसमें। इस तरह इसमें जब 2 हिस्से में टूट जाता है उसके बाद भी इसकी गिरी जो है इसमें चिपकी हुई रहती है, गिरी इसमें लगी रहती है। फिर इसको सुखाया जाता है। अब इसे करके फिर जो है प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से ऊष्मा से सिखाया जाता है, जिससे कि फिर वो गिरी में जो है 50 to 55% से घटकर जो उसमें नमी वो सूख कर 5 to 6% रह जाती है, और उस समय फिर वो आसानी से अपनी फल भित्तियाँ उसको छोड़ के अलग हो जाते हैं, और फिर उससे तेल निकालने की क्रिया की जाती है। अब यह है कि तेल कैसे निकाला जाता है। तेल निकालने की क्रिया में जो खोपरा है जो निकला है, शुष्क खोपरा जिसको कहते हैं, ये वाइट कलर का, ये इसको निकालने के लिए इसको फिर खोपरे को घर्षित करके इसका चूर्ण बना लिया जाता है, बारीक चूर्ण बना लेते हैं। और बारीक चूर्ण बनाने के बाद ही इसमें जो है कैलू चेकू या जो मशीन है, रोटरी मिल्स हैं या हाइड्रोलिक प्रेशर की सहायता से खोपरे का चूर्ण को बना के तेल का निकाला जाता है। इसमें या तो आधुनिक क्रिया जैसे तेल निकालने के लिए सॉल्वेंट एक्सचेंज का प्रयोग भी किया जाता है। आजकल विभिन्न प्रकार की नई टेक्निक आ गई हैं जिनसे तेल को निकालना अलग अलग तरह से निकाला जाता है। ग्रामीण में जो है चेकू से 60% तक तेल निकल जाता है। रोटरी मशीन जो है 60 to 63% तक इनमें से तेल निकल जाता है। जो हाइड्रोलिक प्रेशर वाली मशीन है उसमें 63 to 65% तक तेल इनसे नारियल के इससे निकाल लिया जाता है। लेकिन जो अति आधुनिक जो टेक्निक है जिसके द्वारा अगर तेल निकाला जाए तो इसमें कम से कम 80% तक से भी अधिक मात्रा में इनसे तेल निकल लिया जाता है गरी में से। जो गरी है इसकी जो खोपरा है इसके अंदर से
मात्रा जो है तेल की 80% तक निकाली जा सकती है। इट डिपेंड्स कि कौन सी तरह से आप इसमें से तेल निकाल रहे हैं। अगर पुराने ज़माने में जैसे तेल निकाले तो उसमें जो जिसको ग्रामीण लोग निकालते हैं उसमें 60% ही तेल निकलता है। जो रोटरी मशीन है, जो रोटरी मिल्स द्वारा निकलती हैं, उसमें 60 to 63% ही ऑयल निकलता है और बाकी इसी के अंदर रह जाता है। जो अगर हाइड्रो प्रेशर वाली मशीनों से निकालें तो उसमें 63 to 65% ऑयल मशीनों से निकलता है। और जो अब आजकल जो आधुनिक तकनीकों से अगर हम यूज करें, जो मशीनें जो यूज किसान फैक्ट्रियों से निकालने वाली जो करें, उनमें 80% तक इनमें से ऑयल निकल जाता है और बाद में बचता है वो केवल केक या उसके भी केवल उसका पृथक जो दूसरा हिस्सा रह जाता है, उसमें से पूरा का पूरा तेल आराम से बाहर निकल जाता है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से किसान ने नारियल का प्लांटेशन किया, किस तरह से नर्सरी तैयार की और क्रॉप तैयार करी और क्रॉप से नारियल मिले और नारियल को इसमें कल्टीवेशन किस तरह से किया। अब ये है कि नारियल तो निकल गया और तेल भी निकाल लिया। तेल में बताया कि वेजिटेबल्स ऑयल हैं, कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो कैसे रिफ़ाइन करेंगे, अभी तो ये रॉ मटेरियल मिल गया है। अब बात करेंगे हम अगली क्लास में कि किस तरह से इसको डिफ़ाइन करें, क्या क्या इसके यूज़ हैं कोकोनट के वो, और कौन कौन सी इम्प्रूव वैरायटी है इसमें, कोई बहुत सारे कौन कौन से रोग लग जाते हैं, उनको कैसे रोगों से बचाएं, उसकी हम बात करेंगे। अब बात करेंगे अगली क्लास में, डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, या ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? ओके बच्चों, थैंक यू।